नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। शनिवार को तमिलनाडु के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों ने पीएम का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में अंडाल नाम के हाथी को गुड़ खिलाकर लिया उसका आशीर्वाद। रामायण पारायण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अंतिम चरण में पहुंच रही राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। राम में हुई धर्मनगरी अयोध्या, सुरक्षा के अवैध इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चल रही ईडी की पूछताछ हुई खत्म। ईडी के अधिकारी सीएम हाउस से निकले बाहर। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में रहेंगे मौजूद। दर्शन के लिए बाद में जाएंगे अयोध्या। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां। राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों के क्षेत्रीय कार्यालयों का कल उद्घाटन करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। खबरों का सारथी। नमस्कार। अब छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करते हैं। कोरबा से खबर है। इंग्लैंड से वैज्ञानिक पहुंचे कोरबा। कटघोरा वनमंडल पहुंचे हैं वैज्ञानिक। हंसदेव नदी में करेंगे मछली की खोज। वैज्ञानिक कर रहे हैं विशेष मछली की तलाश। वैज्ञानिक विशेष मछली की तलाश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर। इंग्लैंड से पहुंचे हैं वैज्ञानिक। तो कोरबा पहुंचे वैज्ञानिक विशेष मछली की खोज कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल पहुंचे हैं ये वैज्ञानिक। हंसदेव नदी में करेंगे मछली की खोज। अभी हाल ही में हमारे कटघोरा वनमंडल में एक शोध दल आया हुआ है जो उसमें एक साइंटिस्ट हैं, वो इंग्लैंड से आए हुए हैं। उनका नाम है मार्क एबरार्ड और उनके साथ उनके सहयोगी भी है। ऐसा छत्तीसगढ़ में पहले महासीर नाम की एक मछली थी जो पहले बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन लगातार अंधाधुंध शिकार होने के कारण, जलवायु परिवर्तन, नदी के आसपास प्रदूषण के कारण इस फिश की संख्या में काफ़ी कमी आई है। ऐसा माना जाता है कि अगर नदी नालों में अगर यह मछली अच्छी संख्या में है तो नदी नालों का सेहत अच्छा होता है और उसके अंदर जितने भी दूसरे प्रजाति है उसकी भी संख्या अच्छी होती है। इसी का शोध करने के लिए यह दल कटघोरा वनमंडल में आया था, जो 2 दिवसीय दौरे पे था और विभिन्न नदी नालों में जाकर उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया। आसपास में जितने भी गांव वाले थे, मछुआरे थे जो सदियों से फिशिंग के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनसे उन लोगों ने क्वेश्चनियर के माध्यम से सर्वे किया है। और अगर सर्वे के पश्चात मछली का कोई साइन मिलता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी उपलब्धता की, तो भविष्य में इसकी कार्य योजना बना के संरक्षण का कार्य किया जाएगा इसके लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश विदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम मची हुई है। वैसे तो यूपी के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी से लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी भी संजीदा हैं। तो वहीं सीएम योगी अयोध्या में प्रवास कर हर तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसी दिन एक और राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे। आपको बता दें कि ये सच है। भारत के ही एक हिस्से में जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं सुदूर देश के एक हिस्से ओडिशा प्रदेश में भी राम मंदिर का निर्माण जारी है, जो लगभग बनकर तैयार है। इस भव्य और विशाल राम मंदिर का उद्घाटन भी इसी दिन किया जा रहा है जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यानी 22 जनवरी के दिन ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको ओडिशा से फतेहगढ़ में 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस राम मंदिर के बारे में बताते हैं आपको। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों के बीच 22 जनवरी को ही उड़ीसा में भगवान राम को समर्पित एक और मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।
उड़ीसा में नयागढ़ जिले के फतेहगढ़ गांव में ये राम मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और घरियाली से घिरा हुआ है। मंदिर बनाने का काम 2017 में शुरू हुआ था। इस प्रक्रिया में 150 से अधिक कर्मचारी शामिल थे। फतेहगढ़ गांव में निर्मित राम मंदिर के उद्घाटन का एक समारोह सोमवार 22 जनवरी को होगा, जो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ मेल खाएगा। यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसका निर्माण बौलामाला पत्थर का उपयोग करके किया गया था। यह मंदिर फतेहगढ़ में समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि मंदिर की ऊंचाई 165 फीट है। जिले में राम मंदिर की परिकल्पना का ऐतिहासिक महत्व है। इस पर्वत पर दशकों से भगवान गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इसके अलावा 1912 में भगवान जगन्नाथ के नवकलेबर के दौरान भगवान दूरदर्शन का पेड़ फतेहगढ़ से एकत्र किया गया था। इसे मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक पहल की और एक समिति बनाई, जिसे नाम दिया गया श्री राम सेवा परिषद। समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद समाज सेवी एवं भापुर ब्लॉक उपाध्यक्ष ने मंदिर का कार्य शुरू कराया था। शामिल होने के लिए पुरी, शंकराचार्य और महाराज को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पुरी के लोकप्रिय जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ विभिन्न मंदिरों के अधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। उड़ीसा के नयागढ़ जिले के फतेहगढ़ गांव में 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर ग्रामीणों के सहयोग से एक विशाल राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के साथ होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी ओर उड़ीसा में फतेहगढ़ की जनता के सहयोग से तैयार हुए विशाल राम मंदिर का भी लोकार्पण 12 जनवरी को होगा। इस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण नयागढ़ जिले के भापुर ब्लॉक भाग्यगढ़ गांव में श्री राम पहाड़ी पर किया गया है। मंदिर का निर्माण 1912 में श्री जगन्नाथ के नवकालेबार के दौरान भगवान सुदर्शन के दरु को इस स्थान से एकत्रित किया गया था। इस दिव्यता की स्मृति में फतेहगढ़ के ग्रामीणों ने एक पहल की और श्री राम सेवा परिषद की स्थापना की थी और भापुर ब्लॉक के उपाध्यक्ष बेनीधर प्रधान को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद साल 2017 में ग्रामीणों की मदद से मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया था। फतेहगढ़ में 800 फीट ऊपर पहाड़ी पर बने इस मंदिर की ऊंचाई 165 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में 5 सालों से 150 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम किया है। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में पुरी, शंकराचार्य और महाराज भाग लेंगे। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह की प्रक्रिया 21 जनवरी रखी गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। इस मौके पर विभिन्न राज्यों से वाद्य यंत्र कलाकार भी शामिल होंगे। इस दौरान ओडिशा के मर्दल की थाप भी मंदिर प्रांगण में गूंजेगी। मर्दल ओडिशा राज्य का एक वाद्य यंत्र है। उड़ीसा शास्त्रीय संगीत में मर्दल का बहुत महत्व है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक समारोह मनाने के लिए देश भर के विभिन्न शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। उड़ीसा का मर्दल एक वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक रूप से राज्य के प्राचीन शास्त्रीय संगीत उड़ीसा में प्राथमिक वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। उड़ीसा शास्त्रीय गीतों और नृत्य में उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र, जिन्हें ताल वाद्य कहा जाता है, मुख्य रूप से चमड़े से बने होते हैं ये, और इस ताल वाद्य को लोकप्रिय रूप से मर्दल कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटकी में एक मृदगम का प्रयोग महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में तबला का महत्व है, वैसे ही उड़ीसा शास्त्रीय संगीत में मर्दल का बहुत महत्व है। उड़ीसा के मर्दल के अलावा अयोध्या के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बांसुरी और ढोलक कलाकार शामिल होंगे।
तो वहीं कर्नाटक की वीणा, महाराष्ट्र में सुदरी, पंजाब से अलगोजा, मध्य प्रदेश से संतूर और मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पंखबाज, दिल्ली से शेहनी और राजस्थान का रावण हाथा, पश्चिम बंगाल के श्रीखोल और घाटम, आंध्र प्रदेश से, झारखंड से सितार, तमिलनाडु से नादस्वरम और मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में भाग लेने के बाद से अयोध्या में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनमें क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन शामिल हैं। अयोध्या के साथ ही उड़ीसा में भी भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तो वहीं उड़ीसा में भगवान राम का विशाल और भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा, जिससे पूरे भारत में भगवा की लहर दिखाई देगी और लोगों में अलग ही उत्साह दिखाई देगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा के अंबिकापुर स्थित गांधी चौक के पास श्री साईं बाबा के स्कूल के बच्चों के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए चित्रकारी की गई है। पूरे जिले में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने राम मंदिर का चित्र बनाया है। साथ ही पद चिन्ह, हनुमान जी का सुनहरा चित्र भी बनाया है। यहाँ ये जो कार्यक्रम है, ये हम लोग सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि जो राम जी हैं, हम उनको क्यों पूजते हैं। हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानी और वो वनवास के लिए गए। वनवास में जाने के बाद भी उनका रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के लिए जो था वो यथावत था। वो मतलब उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, वो हमेशा कर्मठ रहे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं। साथ के साथ ये जो अयोध्या में राम मंदिर की अभी स्थापना चल रही है, तो इससे भी बच्चों को कनेक्ट करना चाहते हैं कि ये 500 साल बाद जो हो रहा है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को पता लगे। तो इसलिए हम लोग अंबिकापुर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबिकापुर में भी राम भगवान के लिए हम लोग अपना एक योगदान देना चाहते हैं। पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं और जो बहुत ही मन लगा करके टीचर के साथ, गीता सिन्हा मैम के अंडर में और बाकी हमारे स्कूल के टीचर्स के साथ पेंटिंग कर रहे हैं। तो पेंटिंग के उपरांत क्या इनाम नहीं है, भगवान के नाम पे कर रहे हैं। तो भगवान के नाम पे बच्चे अपना एक योगदान दे रहे हैं कि इस अंबिकापुर को सजा रहे हैं। नाम अक्षिता बारोई, कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? 12वीं में। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम? हम लोग ये गांधी स्टेडियम के बाहर राम भगवान के ऊपर पूरा पेंटिंग कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? अभी राम मंदिर जो अभी 22 को उद्घाटन है, उसी के लिए हम लोग पूरा पेंटिंग कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं राम भगवान के ऊपर पूरा। क्या क्या बनाया आप लोगों ने? ये राम जी सीता माता का विवाह का फोटो है, उनका पद चिन्ह है उधर, फिर हनुमान जी का फोटो, राम मंदिर का फोटो, सब पूरा बना रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संस्कार भारती कटघोरा द्वारा आज कटघोरा मेला ग्राउंड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम भारत माता मंदिर में भारत माता पूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें, बच्चों के कार्यक्रम ने मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि संस्कार भारती शुरू से ही भारत माता पूजन के माध्यम से पूरे नगर में देश प्रेम की भावना की प्रेरणा देता रहा है। इस कार्यक्रम में कटघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल भी शामिल हुए हैं।
आज कटघोरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत माता पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यहाँ ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना चाहते यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। संस्कार भारती कटघोरा द्वारा आज कटघोरा मेला ग्राउंड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम भारत माता मंदिर में भारत माता पूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों का मंत्र मुग्ध कर देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया बच्चों ने। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि संस्कार भारती शुरू से ही भारत माता पूजन के माध्यम से पूरे नगर में देश प्रेम की भावना की प्रेरणा देता रहा है। इस कार्यक्रम में कटघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल भी शामिल रहे। आज कटघोरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत माता पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आयोजन में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चों के द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिया गया। एक निशा करके हमारे बच्ची ने इतना नृत्य बढ़िया किया और हमारे मुरादध्वज महाराज के द्वारा तबला वादन और उसी तरह से और कई कलाकार साथियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और निश्चित तौर पर भारत माता मंदिर काफ़ी पुराना यहाँ पर मंदिर है और उसका लगातार विकास की भी बात चलती है कि यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। शुरू करते हैं अगली खबर का। सक्ती जिले के अंतर्गत आने वाले डवरा नगर पंचायत में हनुमान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा ढोल ताशा के साथ पूरे नगर में भ्रमण कर नगरवासियों को भगवा झंडा देकर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें 21 जनवरी को भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को हनुमान मंदिर थाना चौक डबरा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त आज हनुमान सेवा समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा पूरे नगर में एक एक घर में जाकर भगवा ध्वज श्री राम जी का ध्वज हमने सबको दिया है। साथ ही अक्षत चावल और निमंत्रण भी सबको दिया है कि आप सभी 22 तारीख को होने वाले इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। साथ ही आपको बता दूं कि 21 और 22 तारीख को 21 तारीख को रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही 22 तारीख को पूजन होगा, भंडारा होगा और शाम को संध्याकालीन भजन संध्या का भी एक बहुत ही भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रबोधन कार्यक्रम 20 और 21 2 दिन का है। प्रदेश में अलग अलग राज्यों में प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाता है, जिससे नए विधायकों को विधानसभा और संसदीय कर प्रणाली को बताया जा सके। देश के बहुत से विधानसभाएं हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 1 साल के अंदर सभी विधानसभा डिजिटल हो सके। संसद के अंदर 1852 से अभी तक सब्जेक्ट विषय के आधार पर डिजिटल कर दिया गया है, जिससे डिजिटल के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। सही कहा आपने कि संविधान के अंदर हमारे 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और सभी अंगों को प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी सीमाओं में रहकर अपने कार्यक्षेत्र में रहकर काम करें। जहाँ तक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, हम सब एक दूसरे के पूरक सामंजस्य स्थापित करते हैं।
न्यायपालिका को किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है जो संविधान में है, और समय समय पर विधायिका अगर ठीक से काम करेगी, विधायिका समय समय पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम चर्चा होगी, तो कोई भी अंग हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। आप विधायिका अगर मजबूत होगी तो कार्यपालिका के अंदर जवाबदेही होगी, पारदर्शिता आएगी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हिसार से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हवाई फायर कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। हवाई फायरिंग कर 50 लाख की फिरौती मांगने की घटना सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। हिसार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की यह अहम खबर हिसार से आपको, हरियाणा के हिसार से आपको दिखा रहे हैं। फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हवाई फायर कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। इन आरोपियों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई थी। अब इस टीम को सफलता हाथ लगी है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिसार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरियाणा के हिसार से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हवाई फायर कर 50 लाख की फिरौती की घटना सामने आई थी। फिरौती मांगी थी इन आरोपियों ने, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित की गई और पुलिस टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली अहम खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंसेज फेस्टिवल में इन्होंने शिरकत की। परिवहन, उच्चतर शिक्षा मंत्री, विधायक, साइंटिस्ट इस दौरान मौजूद रहे। 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इंडिया इंटरनेशनल साइंसेज फेस्टिवल में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। इस दौरान परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री, विधायक और कई साइंटिस्ट भी मौजूद रहे। 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, परिवहन और उच्चतम शिक्षा मंत्री, विधायक और कई साइंटिस्ट इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। चार दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान परिवहन, उच्च शिक्षा मंत्री, कई विधायक और साइंटिस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर से अगली खबर है। 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी, आपको बता दें, समान काम, समान वेतन और एरियर की भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम गेट पर जारी है कर्मचारियों का प्रदर्शन। सह सचिव रमेश कुमार के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन ने एरियर भुगतान का आश्वासन दिया था। 8 महीने के बाद भी अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये प्रदर्शन देखने को मिला है। एरियर देने के लिए ग्रीन लाइट घोषणा की मांग कर रहे हैं ये कर्मचारी। तो प्रशासन ने एरियर की भुगतान का आश्वासन दिया था, जिसके बाद 8 महीने बीतने पर भी एरियर का भुगतान न होने पर
अब ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कर्मचारी। बैरियर देने के लिए ग्रीन लाइट घोषणा नगर निगम गेट पर जारी है कर्मचारियों का प्रदर्शन। यमुनानगर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। समान काम समान वेतन, एरियर के भुगतान को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन को लेकर, जिसके चलते लोगों में भारी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते बटाला के लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों द्वारा बाजारों में दुकानों से भगवान श्री राम की मूर्ति व झंडे खरीदे जा रहे हैं, ताकि वह अपने घर में मूर्ति रखकर माथा टेक सकें और घर पर झंडा लगा सकें। इसके अलावा बाजारों में अयोध्या और राम मंदिर का मॉडल भी खूब बिक रहा है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। लोगों द्वारा राम मंदिर के मॉडल को ज्यादातर खरीदा जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को जहां पूरे अयोध्या में ही नहीं पूरे देश भर में भगवान श्री राम के आगमन का उत्सव और प्राण प्रतिष्ठा का समागम करवाया जा रहा है, वहीं पटियाला से 18 किलोमीटर दूर जहां भगवान राम की माता कौशल्या का घर था और भगवान श्री राम का ननिहाल था, वहां पर इस समागम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। जानकारी देते हुए पंडित प्रेमानंद गिरी ने बताया कि 21 और 22 को कोई शोभा यात्रा, जहां कई शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, वहीं रामायण के पाठ के भोग डाले जाएंगे, वह इसके साथ लंगर भी लगाया जाएगा। इस दौरान बड़ी स्क्रीन के माध्यम से भगवान श्री राम के ननिहाल से ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। भगवान राम के ननिहाल में पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। जो है ये ननिहाल है, यहाँ माता कौशल्या इस नगरी की जब हुई है, जिनका हमने यहाँ ऊपर मंदिर भी बना रखा किले के ऊपर, और उस मंदिर में जो ये प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ हो रखी है, और वहीं जो है जितना भी हमारा जो यात्रा चलेगी वो वहीं जाके समाप्ति होगी उसकी। बाकी यहाँ ये अपना कौशलपुरी के नाम से जो है ये प्रख्यात है यहाँ, है ना। और बाकी जो है यहाँ जब शिव मंदिर है, शिव महादेव मंदिर जो है ये बताते हैं कि उस समय जब रामचंद्र जी अपने ननिहाल में आए थे तो उस समय बालक रूप था, तो बालक रूप के दर्शन करने लेके बोले शिव जी महाराज यहाँ पाताल से प्रकट हुए हैं। ये नमस्कार, इस समय हम पटियाला से करीब 18 किलोमीटर दूर गांव घड़ाम में खड़े, जहां पे भगवान श्री राम का ननिहाल परिवार है। सो मैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं अपना सहयोगी को कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाई जाएं, जहाँ पर भगवान श्री राम के ननिहाल परिवार था। यहाँ पे जो उनकी माता थी कौशल्या माता, उनका ये जो घर है, ये किला जो पुराना किला आपको दिखाया जा रहा है, इस किले में किसी समय त्रेता युग में जो भगवान श्री राम थे वो अपनी माता कौशल्या के साथ आए थे। तो जैसे कि कहा जाता है कि उनका जो जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म अयोध्या में हो, लेकिन जन्म के बाद उनका जो ननिहाल परिवार है गांव घड़ाम जो पटियाला जिला पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे वो अपनी माता के साथ रहे थे। ये जो पुरानी इमारत है आज भी वो इमारत उस इतिहास को बता रही है कि आज से त्रेता युग के समय जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस समय ये जो माता कौशल्या के परिवार का जो किला था, उस किले की लाइव तस्वीरें हैं। जहाँ पे यहाँ पे जो मंदिर की अगर बात की जाए तो ये जो मंदिर है इतना पुराना मंदिर बताया जा रहा है कि जिसका इतिहास पिछले कई त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर माता कौशल्या अपने बेटा भगवान श्री राम के साथ अपने परिवार में आई थी, जहाँ से जो गांव निवासियों की मांग है, उनका कहना है कि यहाँ पे भगवान का जो मंदिर है, जो माँ कौशल्या का परिवार यहाँ पे रहता, भगवान राम का जो ननिहाल परिवार है, वहाँ पे सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इसका जो इतिहास है भगवान श्री राम से जुड़ा है। तो गांव निवासियों की ये मांग है कि यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जाए, यहाँ की जो इमारत है इसको अच्छा बनाया जाए, ताकि लोगों को लिए यहाँ पे जो तीर्थ स्थान है उसे बनाया जाए कि लोग इस इतिहास को देखें। ये जो पुरानी इमारत यहाँ पे बनी हुई है, इस इमारत को देख के
खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पुराना ये जो इतिहास है इस किले का उस भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोगों ने मांग की है कि यहाँ पे अगर सरकार की ओर से कुछ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एक अच्छा टूरिज़्म पैलेस बनाया जा सके, जिससे लोग यहाँ पर आकर भगवान श्री राम के ननिहाल परिवार के दर्शन करें और यहाँ का जो इतिहास है वो बच्चों को जानकारी हो। जहाँ पूरे पंजाब भर में, पूरे देश भर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समागम करवाए जा रहे हैं मंदिरों में, उसको लेके ही यहाँ पे 21-22 को श्री रामायण जी के पाठ आरंभ किए जाएंगे। उसके साथ साथ शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। पटियाला से के न्यूज़ के लिए अंशुमन भारद्वाज। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पहली बार आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का समापन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थ्रिस्टी बायोटेक सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में शिरकत की। थ्रिस्टी बायोटेक इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री समेत उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इनके साथ विज्ञान से जुड़े नामी लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही फरीदाबाद और गुरुग्राम में 50 एकड़ की भूमि में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। एक विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहाँ एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहाँ हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा से अगली खबर है। आपको बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर नवदीप के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 6 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। तो पंजाब के मोगा से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोगा पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर नवदीप के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब के मोगा से इस वक्त की ये अहम खबर। आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मोगा से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर नवदीप के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਨ ਬੁੱਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 मुकदमे दर्ज ने, जिसका वेरवा आप जी को दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गुरदासपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों को 9 पिस्टल और 10 मैगजीन के साथ 35 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। 1.5 ग्राम हेरोइन भी इनके पास से बरामद हुई है, जबकि 15,000 ड्रग्स मनी के साथ इनकी गिरफ्तारी
की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी गुरदासपुर ने बताया कि आरोपियों पर पहले से ही हत्या सहित आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि आरोपी महाराष्ट्र से हथियार लाकर इन्हें बेचते थे। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨਿਆੜ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ 3 ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵੈਪਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਡਰਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। 11/1/2024 ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 2 ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਮਨੀ ਮਾਊ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਾਲਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ वाला है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ है। अगली खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने ईडी उनके आवास पर पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर इर्द गिर्द के एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाया। स्थिति आपको बता दें, इस दौरान कांके रोड स्थित सीएम आवास ईडी पहुंची। ईडी की 6 गाड़ियों ने 6 गाड़ियों के साथ ईडी सीएम आवास पर पहुंची और अब सीएम से 6 से 7 घंटे पूछताछ जारी रही। इस दौरान सीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई। आपको बता दें, ईडी की टीम 1 बजे सीएम आवास में पहुंची थी। उसके बाद 6 से 7 घंटे ये पूछताछ चली। स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मियों के पास ईडी के अधिकारियों की जो भी सूची थी उससे मिलान किया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सीएम और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछे होंगे। साथ ही बिंदुओं और कई अहम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें, इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां भी की गई थी। वहीं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी सीएम आवास के बाहर मौजूद रहे। उन्होंने सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रांची से खबर है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों का जन सैलाब दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थक कड़ाके की ठंड में भी मौजूद थे और सीएम आवास के अंदर ईडी की पूछताछ जारी थी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर एक ओर झामू समर्थक मोर्चा संभाले बैठे थे तो दूसरी ओर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर अंदर मौजूद थे और बाहर समर्थकों का हुजूम था। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने सीएम आवास पर गए थे। इस दौरान धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। सीएम आवास के इर्द गिर्द 500 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई थी। उसके बावजूद भी समर्थक बाहर लगातार समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, जिसके बाद विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग सीएम आवास के पास मौजूद रहे। आपको बता दें, समर्थकों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगा दी थी।
तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबर का। हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाली सरकारी स्कूलों में अब 1 व 2 कक्षाओं में यातायात सुरक्षा पर एक पाठ पढ़ाया जाएगा, जिस पाठ को तैयार करने के लिए राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद सोलन में 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान पाठ्यक्रम को तैयार करने पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में 10 के करीब शिक्षाविदों ने कार्यक्रम पर चर्चा की, जिसे आगे 2 चरणों की कार्यशाला के बाद पास करके मार्च तक सरकार को भेजा जाएगा, ताकि अगले सत्र से जमा 1 या 2 के पाठ्यक्रम से इसे शुरू किया जा सके। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कार्यशाला की समन्वयक बीना ठाकुर ने जानकारी दी। 3 दिवसीय कार्यशाला थी, जिसका मुख्य उद्देश्य +1 और +2 क्लास के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 2 अध्याय बनाना है। इससे पूर्व में भी हम लोग 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 अध्याय तैयार कर चुके हैं। 5वीं का जो रोड सेफ्टी का अध्याय है, ये EVS में सब्जेक्ट में 5वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 2018 से बच्चों की पाठ्य पुस्तक का अंग बना हुआ है। और जहाँ तक बात 6ठी से 10वीं क्लास तक के चैप्टर्स की है, वो हमने फरवरी 2022 में सरकार को सौंपा था और मई 2022 से वो भी बच्चों की पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बना हुआ है। और बच्चे सड़क सुरक्षा को लेकर के उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं बच्चे उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट्स में भी कुछ कमी जो है उनकी वजह से हुई होगी। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। RTI कार्यकर्ता नितिन दलवी द्वारा इस्कॉन मंदिर द्वारा संचालित स्कूल भक्ति वेदांता के खिलाफ जनसूचना अधिकार के द्वारा प्राप्त मुंबई महानगर पालिका शिक्षा अधिकार द्वारा दी गई जानकारी में प्राप्त सूचना के अनुसार स्कूल ने गैर व्यवहार हुआ। स्कूल के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। अरे इसमें आवाज नहीं, आवाज तो लगवाई थी हमने। ये इस पे बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है। प्रभु जी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और अलमाइटी इंजीनियर जी भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। प्रभु जी राधे राधे। चंद्रभान मौर्य बोल रहा हूँ प्रभु जी। बस ठीक ठाक प्रभु जी, आप सुनाइए। हमारे भी चैनल को बाइट दे दीजिए प्रभु जी। हमारे चैनल को भी खुलासा कर दीजिए, जो माननीय मंत्री महोदय केसरकर को जो नोटिस गया है आपके स्कूल के बारे में। हाँ तो कपिल प्रभु जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अलमाइटी इंजीनियर जी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। प्रभु जी राधे राधे। चंद्रभान मौर्य बोल रहा हूँ प्रभु जी। बस ठीक ठाक प्रभु जी, आप सुनाइए। हमारे भी चैनल को बाइट दे दीजिए प्रभु जी। हमारे चैनल को भी खुलासा कर दीजिए, जो माननीय मंत्री महोदय केसरकर को जो नोटिस गया है आपके स्कूल के बारे में। हाँ तो कपिल प्रभु जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अलमाइटी इंजीनियर जी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया 2016 से 2022 तक आपका आईटी मान्यता नहीं था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे पास एनओसी नहीं था, लेकिन दिस इज़ नॉट ए फुल इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि वैसे तो अपना जो परमिशन था एनओसी पहले से ही, मतलब स्कूल अभी 25 साल से चल रहा है। बीच में 2019 में हमने एप्लीकेशन किया था, वो रिन्यूअल हर 3 साल रिन्यूअल होता है, तो उसका रिन्यूअल तुरंत आया नहीं। तो
2021 या 22 में कोविड के कारण थोड़ा लेट हो गया, तो दोबारा एप्लीकेशन किया तो उन लोगों ने पूरा फुल दे दिया, मतलब 2016 या हाँ 2016 से 19 और 1922 सब एक बार कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम के पिपलौदा तहसील में ग्राम नौलखा में एक किसान मोती का खेती कर रहा जिसकी चर्चा गांव के साथ पूरे जिले में हो रही है। मोती की खेती हर किसान ने सभी को चौंका दिया। मोती की खेती करके किसान का कहना है कि मोती तैयार होने में लगभग 15 से 20 महीने का वक्त लगता है। मोती की खेती अगर रफ्तार पकड़ ले तो ये किसानों को लाखों का मुनाफा दे सकती है। इसमें कम लागत में किसानों को मुनाफा हो सकता है। पूरे मामले में हमारे संवाददाता राहुल वैरागी ने खास बात की, आइए सुनते हैं। ये आज हम मोती की खेती देखने आए। किराएदार जो है नरेंद्र जी साकला, उनके मित्र है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो मैं लेके आए यहाँ तक मोती की खेती देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको, एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ देखने को मिलेगा अपने। इस प्रकार की कोई अन्य खेती देखी है आपने? नहीं, कभी भी नहीं। अलग अलग प्रकार की जो कभी बोते हैं, अनाज बोते हैं? ना, कभी भी नहीं। ये तो हमने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव आया हमको। और एक बहुत अनोखे प्रयोग की समीक्षा की, तो कभी हमने जाना नहीं था कि मोतियों की खेती, आज तो खेती तो बहुत देखी है लेकिन मोतियों की खेती सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। जिस ढंग से उसमें ऐसे लगा था कि मच्छी पालन जैसा कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन सरल काम है। हर मोती के बनाने के लिए एक प्रक्रिया देखी, मतलब इंडिविजुअल शिंपला जो इसको शेल बोलते हैं उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, उसमें थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता है, उसके अंदर फिर सीड डाली जाती है और फिर उसके ऊपर जो फिश है अपना मोती लगभग 1 साल से बनाता है। और ये कम से कम मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने किया है। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे गाँव में आके भी वो प्लांट बसाए। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन समाज के लोगों के द्वारा पदयात्रा निकाली गई है और यह पदयात्रा 10 अक्टूबर को निकाली गई थी, जो कि 20 जनवरी को अयोध्या पहुंची। यात्रा में पूरे 42 दिन लगे। पदयात्रा में आए संतों से के न्यूज की संवाददाता संजना चौरसिया ने खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको। और मेरे पीछे देखिए एक झांकी निकाली गई है 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से। ये जो झांकी है निकाली गई है राधा और कृष्ण की। और आपको बता दें आज अच्छा तो आज जो है ये अयोध्या धाम पहुंची है श्री राम जी के दर्शन करने। थोड़ी सी जानकारी हम इनसे ही लेंगे, किस तरीके से कैसे आप लोग आ रहे हैं। दिसंबर 10 से हम लोग इंद्रप्रस्थ, हमारा इस्कॉन मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश में, पार्थसारथी राधा पार्थसारथी मंदिर, वहाँ से हम लोग प्रारंभ किए और आज 42 डेज है। 42 दिन के बाद हम लोग अयोध्या पहुँचे हैं। डेली 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर चल के कीर्तन करते हुए आए। 40 भक्त हैं साथ में। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 42 दिन से पद यात्रा चलती हुई आ रही थी और देखिए प्यार और प्रेम का जो समर्पण है किस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है कि पता ही नहीं लगा ये 42 दिन जो थे वो कैसे गुजर गए। ये बहुत बड़ी बात है कि 10 दिसंबर से चल करके आज जो है 42 दिन बाद अयोध्या पहुंचे हैं और नंदी महाराज भी आए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 नंदी महाराज के साथ जो है इस रथ को लाया गया है। आप देख सकते हैं। मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि अयोध्या बहुत अद्भुत स्थान है। अयोध्या धाम श्री रामचंद्र जन्मभूमि बहुत बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ। अच्छा महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से। तो
आप लोग ये जो मंडली है आपकी, ये आप लोग खुद लेकर के आए हैं? ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवनवत संघ संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद 70 साल के हैं। शिल प्रभुपाद अमेरिका में गए। और सबसे खूबसूरत जो दृश्य है, और राधा कृष्ण के साथ चार नंदी महाराज आए हैं। मतलब आप ये देखिए, इनके सींगों को भी बड़े सुंदर से सजाया गया है, इनमें बैंडिंग की गई है, बहुत खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रेम है राम भक्तों का, जो आप देख पा रहे हैं हमारे चारों तरफ कहां से लोग आ रहे हैं, इसका आप अनुमान जो है बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और थक ही नहीं रहे हैं लोग यहाँ, तो बिल्कुल ही थक नहीं रहे हैं। राम नाम का नाम लेते इनको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, बस राम नाम की जो है जाप लगा हुआ। हरे कृष्णा हरे राम जय श्री राम के जो नारे हैं लगा रहे हैं। मतलब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत सुगंध लग रहा है। हमको बहुत खुशी है, इतना बेहतरीन लग रहा है। बहुत सुधार मूर्ति होगी। राम मंदिर को टूटते देखा था कभी टूटने तो बहुत टूट गया कितनी बार। उनका माया बन रहा है, बन भी गया है, बन जाएगा 70%। हाँ 70%। कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो भगवान की माया आगे माया मारी भर। और देखिए बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें आप देखिए, मतलब कितने प्यार से जो है ये पताका दिखा रहे हैं। आपका शुभ नाम? ध्रुवानंदा। कहाँ से आए? लॉस एंजलिस अमेरिका। Okay, you also belong to America? Yes. So how's the feeling today? I feel very happy. I feel very happy that ओके। तो काफी लोग जो है अमेरिका से आए हुए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। काफी दूर से लोग आए हुए। मेरे पीछे देखिए आप राधा कृष्ण की मूर्ति देख सकते हैं। कितनी सुंदर ये जो मनमोहक दृश्य है आप देखिए, बहुत प्यारा सजाया हुआ है। ये जो रथ है इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ जो है सजाया गया है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ संजना चौरसिया, अयोध्या के लिए। बहराइच में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी बहराइच व उप आबकारी आयुक्त देवी पाटन प्रभार गोंडा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी बहराइच के पर्यवेक्षण में मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजापुर कला के जंगल एवं नाले के किनारे संदिग्ध स्थलों पर आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर लगभग 1200 किलोग्राम लहन भी बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।